हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अधिशोषण की क्रियाविधि की। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, अधिशोषण मतलब क्या। अधिशोषण मतलब किसी ठोस या द्रव की सतह पर ठोस द्रव गैस के अणुओं का इकट्ठा हो जाना उसकी सतह पर। अब जब इस सतह पर इकट्ठा होगा तो ये जो अधिशोषण है, यहीं से हम बात शुरू करते हैं, फिर क्रियाविधि आपको बताएंगे। ये जो अधिशोषण है उस पदार्थ, अधिशोषित पदार्थ की जो बंध उसके साथ बनेंगी सतह की, उसके आधार पे दो प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण बोले तो क्या बोलेंगे इसे? फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये क्या है भाई? आसान है, भौतिक, जिसमें जब पृष्ठ की सतह पर जो अधिशोषित पदार्थ के अणु आ रहे हैं या अधिशोष्य के अणु आ रहे हैं तो वे भौतिक बलों से जुड़े हों, अर्थात वंडरवाल्स बलों से जुड़े हों, तो उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जब पृष्ठ की सतह पर अधिशोष्य, जो अधिशोषित होता है, या अधिशोषित पदार्थ के अणु वांडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं या जुड़ते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। इसकी अधिशोषण एंथैल्पी, अभी बात करेंगे क्या होती है अधिशोषण एंथैल्पी। अधिशोषण ऊष्मा का मान 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल होता है। यह हमारा हुआ भौतिक अधिशोषण। यदि हम बात करें रासायनिक अधिशोषण की, 2 नंबर, रासायनिक अधिशोषण, नोट भी करते जाना है। जब पृष्ठ की सतह पर, ये फिजिकल हो जाएगा, केमिकल यहां क्योंकि रासायनिक है। जब पृष्ठ की सतह पर अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ के अणु रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। और इसकी अधिशोषण ऊष्मा का मान 20 नहीं 200 से 400 किलोजूल प्रति मोल होता है। इसका मान भी अधिक होता है। अब ये जो रासायनिक अधिशोषण है और भौतिक अधिशोषण है, जो भौतिक अधिशोषण मैंने आपको बताया, क्योंकि वो वंडरवाल्स बलों के द्वारा होता है, इसलिए हम उसे वंडरवाल्स अधिशोषण भी कह सकते हैं। और रासायनिक बंध वाला, इसमें जो रासायनिक बंध है सहसंयोजक हो सकते हैं और आयनिक हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हम सहसंयोजक अधिशोषण या आयनिक अधिशोषण भी कह सकते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, भौतिक अधिशोषण में और रासायनिक अधिशोषण में अंतर? एक तरफ लिखते हैं रासायनिक अधिशोषण। पहला, भौतिक अधिशोषण में इसमें अधिशोष्य के अणु वांडरवाल्स बलों से जुड़े रहते हैं। इसमें अधिशोष्य के अणु किससे? रासायनिक बंधों से जुड़े रहते हैं। और बात करें आगे, ये तो कि भौतिक अधिशोषण में पहली बात। दूसरी, इसमें
अधिशोषण ऊष्मा, अभी मैंने आपको बताई थे मान, ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल पर मोल है। इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान 200 से 400 किलो जूल पर मोल है। तीसरा, यह क्रिया में विशिष्ट नहीं है, अति विशिष्ट नहीं है, सामान्यतः हो जाता है, लेकिन यह क्रिया में अति विशिष्ट होता है। इसमें बंधों की प्रकृति रहती है। यह क्रिया में अति विशिष्ट है, कारण क्योंकि बंधों की प्रकृति होती है, प्रत्येक से बंध जुड़ना संभव नहीं होता है, अति विशिष्ट है। चौथा, यह उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सेबल। यह अनुत्क्रमणीय होता है। पांचवी बात करें, यह ताप बढ़ाने पर घटता है, लेकिन यह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। और बात करें छठे नंबर की, ये जो होगा ये मल्टी लेवल वाला होगा, एक के ऊपर एक बंध जुड़ते जाएंगे, लेकिन इसमें एक ही लेवल बनता, एक ही लेवल बनेगा, एक ही परत बनेगा। यह बहुपरतीय होता है, मल्टी लेवल बहुपरतीय। और यह एक परतीय होता है। ये हमारा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण हो गया। चलिए अब सीख लेते हैं थोड़ा सा अधिशोषण की क्रियाविधि। देखिए अधिशोषण में क्या होता है, यह एक सतह है। इस सतह पर ये आप मान लीजिए, इस सतह पर ये जो सतह दिखाई मैंने आपको बताया था, ये सतह है, ऊपर वाली सतह किसी भी ठोस या द्रव की, और ये अंदर के अणु है इसकी। अब आप समझिए थोड़ा सा, तो जो अधिशोषण है वो इसी बात पर निर्भर करता है, उसकी जो क्रियाविधि है, कि जो पृष्ठ के अणु हैं, ये पृष्ठ के अणु हैं, पृष्ठ के अणु, और ये स्थूल के अणु हैं जो उसके अंदर है। अभी हम केवल बात कर रहे हैं किसकी, ये हमारा अधिशोषक है। इस पर कौन सी क्रिया होने जा रही है, इस पर क्रिया होने जा रही है अधिशोषण की। तो अधिशोषक के कारण ही अधिशोषण होगा। तो मेन बात है अधिशोषण में। तो मैंने आपको बताया कि जो अधिशोषक है, इसके जो अणु है अंदर वाले, स्थूल के अणु अंदर वाले, देखो जैसे ये ठोस पदार्थ है, इसके ऊपर के जो ये परमाणु हैं, जो ऊपर की सतह दिखाई दे रही है, वे तो हो गए हमारे पृष्ठ सतह के। और जो अंदर होंगे, क्योंकि ये मोटा है, इसके अंदर भी ठोस होगा, तो ठोस के परमाणु या अणु उसके अंदर भी होंगे। तो जो स्थूल के अंदर के होते हैं, उन पे आप देखते हैं, आपने पढ़ा होगा, चारों तरफ से समान बल लगता है, संतुलित बल। कैसा बल लगता है, संतुलित बल। और जो ये ऊपर वाला है, मान लीजिए ये वाले अणु की बात कर रहा हूं मैं, तो इस वाले अणु पे आप देखेंगे जो नीचे के परमाणु या अणु हैं वो नीचे की ओर लगा रहे, ऊपर है ही नहीं। तो इस पे जो बल काम करता है वो होता है असंतुलित बल, एक साइड कोई। इसी बल के कारण आपने एक टॉपिक पढ़ा था कक्षा 11 में, पृष्ठ तनाव। इसी के कारण जो ठोस और द्रव की सतह होती हैं उन पर पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है। मुख्य रूप से द्रव पर पृष्ठ तनाव पड़ते हैं, लेकिन ठोस में भी इसी प्रकार से रहता है। ठोस में मुक्त संयोजकताएं रहती हैं ऊपर की तरफ। आपने जब उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा था, वहां मैंने मुक्त संयोजकता बताई थी। तो जो सतह होती है उस पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। तो ये जो असंतुलित बल है, इसे हम अधिशेष्य बल भी कहते हैं।
रेजिडुअल फोर्स, रेजिडुअल फोर्स, इस असंतुलित बल के कारण ही जो ये पृष्ठ के अणु हैं, ये अधिशोषक सित पदार्थ जो अधिशोष्य है, जो आके जोड़ेगा, उसको आकर्षित कर। ठीक है, तो जो अधिशोषण की क्रियाविधि है वो जो हमारा अधिशोषक पदार्थ है उसके पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बल पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा ये असंतुलित बल या जितना ज्यादा ये रेजिडुअल फोर्स होगा, उतने ही पृष्ठ के अणु क्या करेंगे, हमारे अधिशोष्य को आकर्षित करेंगे। तथा जितनी पृष्ठ सतह बड़ी होगी उतना ही पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक से अधिक होगा उतना ही अधिशोषण भी अधिक होता है। एक और फैक्टर इसमें काम करता है। मैंने आपको दो फैक्टर बता दिए, एक तो असंतुलित बल, एक फैक्टर तो बताया मैंने आपको असंतुलित बल जितना अधिक होगा अधिशोषण उतना अधिक होगा। दूसरा पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही अधिशोषण अधिक होगा। और तीसरा फैक्टर काम करता है इसके अंदर अधिशोषण ऊष्मा। क्या है अधिशोषण ऊष्मा? एड्जॉर्प्शन एंथैल्पी, एड्जॉर्प्शन एंथैल्पी। क्या है ये एंथैल्पी? देखिए, हमेशा एक ध्यान रखेंगे, अधिशोषण की क्रिया में क्या होता है, जब गैस के अणु या द्रव के अणु या ठोस के अणु यहां सतह पर आएंगे तो ये रुकेंगे, और रुकेंगे तो गतिज ऊर्जा इनकी कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा इनकी कम हो जाएगी तो क्या होगा, उस स्थिति में पृष्ठ की जो ऊर्जा है वो कम होगी, और जब पृष्ठ की ऊर्जा कम होगी तो वो ऊर्जा जाएगी कहां, वो बाहर निकलेगी। इसलिए याद रखेंगे, अधिशोषण एक ऐसी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ऐसे जितने भी पदार्थ जिनकी अधिशोषण ऊष्मा अधिक होती है उनमें अधिशोषण हमेशा अधिक होता है। ठीक है, तो अधिशोषण ऊष्मा अगर कम है तो अधिशोषण भी कम है, तो ये फैक्टर भी काम करेगा हमारा। तो अब यदि अधिशोषण ऊष्मा की परिभाषा क्या बनाएंगे, अधिशोषण ऊष्मा की हम परिभाषा बनाएंगे, 1 मोल अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषित होने में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह उसकी अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। तो ये हो जाती है हमारी डेफिनेशन अधिशोषण एंथैल्पी की। तो ये हमारे क्रियाविधि का फैक्टर है, जो अधिशोषण की क्रियाविधि मैंने आपको बताई, जो आज हमने डिस्कस की अधिशोषण की क्रियाविधि। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से अधिशोषण होता है। अधिशोषण में जितने असंतुलित बल होंगे, पृष्ठ पर जितना अधिक बल होगा असंतुलित, उतने ही वे बाहर के अधिशोष्य के अणु को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इन फैक्टर्स पर हमारा अधिशोषण कार्य करता है। अब अधिशोषण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं इसकी बात और अधिशोषण के अनुप्रयोग की बात वो हम करेंगे अगली वीडियो में। सुरक्षित रहिए और अपने घर पर ऑनलाइन शिक्षण करते रहिए। धन्यवाद।